नमस्कार साथियों। आज मैं मृत्युंजय सिंह आपके साथ मिल करके पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, द सेल। सेल सेल क्या होता है? सेल मतलब कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई को सेल बोलते हैं। सबसे छोटे जीवित वस्तु जो हमारे जीवन शैली की सबसे छोटी जीवित वस्तु होती है, हम उसे कोशिका बोलते हैं। अंग्रेजी में यदि मैं बताऊं तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। सारे जीवित प्राणियों को अगर बहुत ही पास से देखा जाए तो हमें कुछ इस तरह की आकृतियां दिखाई देंगी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम रॉबर्ट हुक है। इन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप से इन्होंने कोशिश करी कि आओ हम एक रबड़ के छोटे से टुकड़े को देखते हैं। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से उस रबड़ के टुकड़े को देखा तो वो कैसा दिख रहा था? जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का। मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर के एक बड़ा छत्ता बना हुआ रहता है। वैसा ही रबड़ का जो टुकड़ा था उसमें से वो वैसा दिख रहा था माइक्रोस्कोप से देखने से। तो इन्हें लगा ऐसा कि हो सकता है सारे जीवित जंतुएं जितने भी होती हैं इन सब में भी कुछ इस तरह के ही कण होते होंगे, कोशिकाएं होती होंगी। तो जब इन्होंने जीवित वस्तु को भी माइक्रोस्कोप से देखा तो भी कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर दिखाई दिया। लेकिन जब इन्होंने पौधों को देखा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इससे ये पता चलता है कि हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सारी मिलकर के ही एक जीवित जीव को जन्म देती हैं, पैदा करती हैं। लेकिन जंतुओं में ये अलग प्रकार के होते हैं और पौधों में ये अलग प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड सेल, ह्यूमन ब्लड सेल में 3 छोटे छोटे हिस्से होते हैं। पहला प्लेटलेट, दूसरा रेड ब्लड सेल और तीसरा व्हाइट ब्लड सेल। मूलतः यदि ये समझा जाए कि ह्यूमन ब्लड सेल में कितने चीज़ों से मिलकर के ह्यूमन ब्लड सेल बना है तो 3 है। एक प्लेटलेट, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। रेड ब्लड सेल कुछ इस प्रकार का दिखता है और व्हाइट ब्लड सेल। अब प्लेटलेट जो होता है वो उसका भी वर्गीकरण है, उसको हम क्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर में इंथ्रोसाइट्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। हमारा जो खून का रंग होता है वो लाल क्यों दिखता है? क्योंकि ये रेड ब्लड सेल की वजह से। रेड ब्लड सेल में जो ये इकाई है ये लाल रंग की होती है और इसके ज्यादा घनत्व होने के कारण वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं। मोटे मोटे तौर पर जो ह्यूमन सेल होते हैं वो मोटर न्यूरॉन, व्हाइट ब्लड सेल, ये टाइप्स अलग अलग तरह के जो ब्लड सेल होते हैं उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। स्पर्म सेल, ओवम, बोन सेल, रेड ब्लड सेल, कुछ इस तरह के। अब सेल जो होते हैं ये अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। कई सेल को हमारी नंगी आंखों से, मतलब बिना किसी मदद के भी हम देख सकते हैं। कईयों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या किसी अन्य यंत्रों का प्रयोग करना होता है। इसमें से मूलतः जो हमें नंगी आंख से दिख जाता है जिस सेल, उसे हम उदाहरण के तौर पे ये समझते हैं, मुर्गी का जो अंडा होता है उसका जो यॉक होता है, अंदर का येलो कलर का जो पार्ट होता है वो भी एक सेल होता है, वो भी एक कोशिका होती है। कई सेल्स के डिफिनिट स्ट्रक्चर होते हैं, कई के अलग अलग शेप होते हैं, कई के अलग अलग साइज होते हैं। तो हम इसे मूलतः इस तरह से समझते हैं कि जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। स्ट्रक्चर लेकिन फिक्स्ड होता है। कई को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, कई को हमको यंत्रों की मदद लेनी पड़ती है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये जो हिस्सा है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैं इसको आपके लिए और बड़ा कर देता हूं। यहां पर देखिए साथियों, आपको 2 सेल दिख रहे हैं, एक है एनिमल सेल, एक है प्लांट सेल। अब यहां पर एनिमल सेल में देखिए आपको एक अलग शेप दिखाई दे रहा होगा जो अंडा आकार का है। दूसरा है प्लांट सेल जो कि आपको
कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप का, चतुर्भुज आकार का। अब इसमें कुछ चीजें जो होती हैं वो दोनों में समान होती हैं, कुछ अंतर भी होते हैं, क्योंकि एक सेल जो है वो एनिमल सेल है और दूसरा जो है वो प्लांट सेल है। अब यहाँ पर देखिए, जो मूल रूप से सेल के हिस्से होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ये बाहर की इकाई होती है जिससे ये अंडा आकार शेप दिख रहा है, बाहर के जो हिस्सा है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर में कई अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है काइटोप्लाज्म। ये है काइटोप्लाज्म। ये अंदर के जितने भी फ्लूइड है, जो भी तरल पदार्थ है, उससे मिलकर के ये बन रहा है काइटोप्लाज्म। और जो तीसरा सबसे जरूरत और जानने लायक चीज है वो है ये न्यूक्लियस। ये जो अंदर का ये अंडा आकार हिस्सा है, ये इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। मूलतः दो प्रकार के सेल होते हैं, एक एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल। यदि मैं एनिमल सेल की बात करूं तो वो अंडा आकार का होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और जो प्लांट सेल होता है वो चतुर्भुज आकार का होता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। अब एनिमल सेल का जो बाहरी हिस्सा होता है इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसे हम काइटोप्लाज्म बोलते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये बीच का न्यूक्लियस होता है। बाकी आगे की हम स्लाइड्स में देखेंगे कि इसके अन्य क्या क्या प्रकार होते हैं और उनका क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण होता है, वो क्यों पाए जाते हैं, उनके होने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। दूसरा है प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी ये जो बाहर का हिस्सा है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्लांट सेल में एक अलग चीज है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। मैं इसको क्लियर करके आपको और अच्छे से दिखाता हूं। यह है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में भी था, लेकिन यह है सेल वॉल, जो ये बाहरी एक और घेरा बना करके रखा हुआ है, जिसे हम यहाँ पे सेल वॉल बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। इसके बाद ये बीच का हिस्सा जिसे हम न्यूक्लियस देख रहे थे, ये यहाँ पर भी मौजूद है। काइटोप्लाज्म, ये अंदर का जो हिस्सा है इसको काइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो यहाँ पर भी पाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल हैज अराउंड द लाइफ सब्सटेंस ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन which is called as plasma membrane। अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा एक सेल है, ये पूरा यहाँ पर एक सेल है। अब इसमें हम देखते हैं, ये है एक सेल वॉल, ये है सेल वॉल और दूसरा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इस भूरे कलर की बाहरी हिस्से को सेल वॉल बोल रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे बोल रहे हैं हम? ये जो नीले कलर की लाइन यहाँ पर दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा सेल। ये भी पूरे के पूरे सेल को घेर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, एक सेल वॉल और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग थिंग होता है, मतलब जीवित वस्तु इसमें रहती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग है, सेमी परमिएबल है, मतलब आर पार इसमें कोई चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अंदर से बाहर भी चीज़ आ सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है। और ये प्रोटीन और फैट से मिलकर के बनने वाली चीज़ है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और फैट से मिलकर के बनती है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसका पहला फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल। ये सेल का शेप है इसको बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। दूसरा होता है इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल। मतलब कोई भी चीज़ को यदि अंदर जाना है या बाहर आना है तो ये भी उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो अंदर और बाहर जाने में मददगार होती है। तीसरा इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द सेल। तीसरा फंक्शन क्या है कि ये इसको प्रोटेक्ट करता है, जो अंदर सेल के जितने भी हिस्से हैं उसको ये बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करके रखता है। अब ये सेल वॉल,
In plant cell there is another cover to the outside of plasma membrane which is called as cell wall. जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये चीज नहीं होता है। अब इसका काम क्या होता है? पहला तो ये कि ये सेलुलोज से बनता है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बन रहा था साथियों? प्रोटीन और फैट से। वैसे ये सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनता है और नॉन लिविंग है, ये निर्जीव वस्तु होता है। और ये क्या बनाता है? ये पूरे के पूरे शेप को, पूरे के पूरे सेल को शेप देने में, आकार देने में मददगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द में लाल घेरे बने हुए हैं, एक काइटोप्लाज्म और एक प्रोटोप्लाज्म। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने पर जो हमें यहां पर दिख रहा है ये है आपका, क्या है? ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, इसके अंदर में कई अलग अलग तत्व हैं। ये है बाहर में सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद है न्यूक्लियस, फिर उसके बाद लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस और काइटोप्लाज्म। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं। सेल मेम्ब्रेन इस एनिमल सेल के बाहरी लेयर, जो ये हरे रंग की लेयर दिख रही है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो अंदर का ये गोला लाल हिस्सा दिख रहा है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर में जो ये येलो कलर की, पीले कलर की जो ये सर्कुलर शेप की चीज दिख रही है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और जो ये लाइट ग्रीन कलर का जो ये बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, जिसके अंदर में काफी सारी चीजें हैं, उसको हम काइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो ये न्यूक्लियस के बगल में ये पीले रंग की पूरी बनी हुई दीवार जो दिख रही है, ये और ये, इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या क्या चीज देखा? पहला ये कि ये एनिमल सेल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और काइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है जो है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म किस किस चीजों से मिलकर बनी हुई है? पहला न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियोलस और तीसरा काइटोप्लाज्म। मतलब इन तीन चीजों को समाहित करने पर जो चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो यहां पर हम क्लियरली ये समझ पा रहे हैं कि काइटोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म इनक्लोज्ड। यदि हम गणित के तरीके से देखें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि काइटोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियोलस। मतलब यदि मैं प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस हटा दूंगा तो जो बचेगा उस चीज को हम काइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? काइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियोलस, इन तीनों को मिलाकर के जो बनता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे हम सेल बॉडीज क्या क्या होती हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ये अंदर में जो ये हिस्सा आपको बन करके दिख रहा है, ये जो अंदर का जो ये हिस्सा है ना, ये अंडा आकार का जो पिंक कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर में न्यूक्लियोलस भी होता है। इसके अंदर बाहर की जो लेयर होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसका जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज इन्होंने 1831 में करी थी। अब इसमें अलग अलग चीजें भी पाई जाती हैं, क्रोमोमेटिन भी पाया जाता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन का बाउंड होता है जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दिखाया जा रहा है, तो इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहां पर आप समझ पा रहे हैं न्यूक्लियस को? पूरे के पूरे एनिमल सेल में सेंटर में लगभग बीचों बीच में अंडा आकार के शेप जो ये पिंक कलर से दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर में न्यूक्लियोलस होता है जो येलो कलर का दिख रहा है। बाहर की जो झिल्ली होती है, जो लेयर होती है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये और इसके अंदर में क्रोमोमेटिन पाया जाता है। तो मूलतः इसमें चार चीजें यहाँ पर दिखाई हुई हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। ये चारों मिलकर के न्यूक्लियस कहलाते हैं।
अब न्यूक्लियस जो होता है, चूंकि ये एनिमल सेल के केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, इसलिए इसका नाम केंद्रक रखा गया है। आगे देखते हैं, आगे जो इसका बॉडी सेल है वो है माइटोचॉन्ड्रिया। इसको पहली बार कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, और इसकी जो खोज करी, जिन्होंने खोज करके निर्धारित किया इसको कि ये माइटोचॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल का एक पार्ट है, उनका नाम था फ्लेमिंग और अल्टमैन। इसको जो नाम दिया है माइटोचॉन्ड्रिया, उन साइंटिस्ट का नाम है सी बेंडा। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है नंबर डिपेंड्स अपॉन साइकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। अब ये जो माइटोचॉन्ड्रिया है वो ये यहां पर आपको दिख रहा है, यहां एरो के माध्यम से मैंने ये दिखाया हुआ है माइटोचॉन्ड्रिया। इसका आकार आपको तस्तरी नुमा बेलना आकार दिख रहा होगा। बेलन जो हमारे घर में होता है उसका भी यही आकार होता है, तस्तरी नुमा बेलना आकार दिखने वाली चीज को हम माइटोचॉन्ड्रिया बोल रहे हैं। इसका जो नंबर होता है वो इसके साइकोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ये एनिमल में ज्यादा पाया जाता है, प्लांट्स में कम पाया जाता है। अब इसका जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1 से लेके 4.1 माइक्रोन तक का लंबाई होती है इसकी। इसकी परिधि मतलब डायमीटर कितना होता है, 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोन तक का। ये हुआ माइटोचॉन्ड्रिया। अब ये माइटोचॉन्ड्रिया में होता क्या है, दिस इज ए रेस्पिरेटरी सेंटर बिकॉज हियर एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो ये जो एनिमल सेल है इसमें एक प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन, जिससे जो जानवर या एनिमल जो होते हैं या ह्यूमन सेल जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अपना जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ के लिए ऑक्सीडेशन प्रक्रिया करते हैं। अब उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मूलतः इस माइटोचॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में मददगार होती है और इसी के कारण जो यहाँ से एनर्जी डेवलप होती है वो हमारे काम करने में हमें मदद देती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेल बॉडी है वो है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। सबसे पहली बात, ये प्लांट सेल जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है रेक्टेंगुलर आकार में है। यहाँ सेल वॉल को अलग से गोल लाल केंद्रित करके मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एल्गी में भी होता है, प्लांट में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, फंगी में भी होता है। ये इन सब चीज़ों में पाया जाता है सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब ये निर्जीव वस्तु होती है। और ये क्यों मतलब इसका क्या महत्व है यहाँ पर, इसका जो मूल महत्व है वो ये है कि ये आउटर का जो बॉर्डर है इसको सपोर्ट करता है और प्लांट सेल को एक निश्चित शेप प्रदान करता है। इस काम में ये सेल वॉल आता है। अब नेक्स्ट जो सेल बॉडी है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे रेड कलर से मैंने लाल कलर से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स को दर्शाया हुआ है। ये न्यूक्लियस के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये यहाँ पर जो चीज दिख रही है इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये है एनिमल सेल, उसमें ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के जस्ट नीचे में ये है गोल्गी सेल। इसका खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैमिलियो गोल्गी और उन्हीं के नाम पे इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसकी खोज जो थी 1898 में की गई थी। अब इन एनिमल सेल ये जो आप देख रहे हैं इसका मूल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसका मूल फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर जितने भी केमिकल होते हैं इसको ये एनिमल सेल से बाहर निकालने में मददगार होते हैं। मतलब टू सेक्रीट वेरियस केमिकल फ्रॉम द सेल, ये इसका मूल फंक्शन होता है। हमने ये जान लिया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आगे चलते हैं। तारकाय और तारक केंद्र मतलब सेंट्रोसम और सेंट्रियोल, ये डिस्कवर्ड बाय बेंडेन एंड बोवारी। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज करी थी। अब ये जो तत्व होता है ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा, अब सेंट्रोसम कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर का गोल आकार करके मैंने दिखाया हुआ ये जो हिस्सा है इसको हम सेंट्रोसम बोलते हैं। इस पूरे एनिमल सेल में न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर में सूर्य की तरह दिखने वाले हिस्से को सेंट्रोसम बोल रहे हैं। अब इसके अंदर में दो सेंट्रियोल होते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। अब ये जो सेंट्रियोल होता है वो बेलना आकार के शेप में पाए जाते हैं। अब
ये जो सेंट्रोसम होते हैं इसको मैं थोड़ा और अच्छे डिटेल से आपको बताता हूं। इसका जो काम होता है, सेंट्रोसम हेल्प्स इन द सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। सेंट्रोसम आर आल्सो फाउंड इन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है इसको डिवाइड करने के लिए, मतलब सेल को डिवीजन में टूटने के लिए बहुत ही मददगार होता है और इस हिस्से को सेंट्रोसम कहा जाता है। आगे है राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसकी जो खोज करी थी साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज पैलेट। इन्होंने 1953 में इसकी खोज करी थी। कैसे इन्होंने देखा, इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि ये एक हिस्सा है जो सघन कणिकामय संरचना में हमको दिख रहा था। मतलब जॉर्ज पैलेट जी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सघन कणिकामय संरचना दिख रही थी जिसको राइबोसोम बोलते हैं। ये जो होता है वो झिल्ली विहीन होता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। ये हिस्सा जो है यहाँ पर न्यूक्लियस के जस्ट नीचे छोटे छोटे बिंदुओं से इसे दर्शाया गया, जिसे हम इसे राइबोसोम बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है वो है सेल बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहां पर दिख रहा है दोस्तों? इस पूरे के पूरे एनिमल सेल में आप ध्यान से देखिए, इस हिस्से को, ये जो लाल कलर के अंदर में ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसको यहाँ पर रफ ईआर और स्मूथ ईआर का नाम दिया गया है। इस पिक्चर से आपको और क्लियर होगा। ये सेंटर का हिस्सा जो ये न्यूक्लियस है वो है, उसके बाहर में जो ये लाल कलर से अलग अलग खंड बने हुए हैं ये है रफ ईआर, और ये जो बाहर में पाइप नुमा आकार में ये जो चीज दिख रही है ये है आपका स्मूथ ईआर। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक होते हैं ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं? सिंगल कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर इन्वेलप सर्व एज हाईवे ऑफ द सेल। ये सिंगल कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होते हैं और न्यूक्लियस जो है उसके बाहर में एक हाईवे की तरह काम करते हैं। मतलब ये किसी चीज को एक जगह से बाहर, एनिमल सेल के जो बाहर के हिस्से हैं उससे न्यूक्लियस तक पहुंचाने में हाईवे का काम करते हैं, मतलब उसे रास्ता देते हैं। अब रफ ई आर क्या होता है? यहां पर ई आर से ई फॉर इंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम। ये ई आर जो है वो इंडोप्लाज्मिक का ई और रेटिकुलम का आर से बना है। रफ ई आर और स्मूथ ई आर। न्यूक्लियस के पास के हिस्से को हम रफ ई आर बोलेंगे, न्यूक्लियस के दूर के हिस्से को हम स्मूथ ई आर बोलेंगे। इस रफ ई आर क्या होता है? कवर्ड विथ राइबोसोम, मेजर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये जो रफ ई आर है ये राइबोसोम को कवर करके रखता है पहला, और दूसरा प्रोटीन को न्यूक्लियस तक पहुंचाने में मददगार होता है। ये जो स्मूथ ई आर जो है, ये जो बाहर का पाइप नुमा आकार दिख रहा है, ये लिपिड और डेक्स्ट्रोफाइज दो जो तत्व होते हैं इसको न्यूक्लियस तक ले जाने में मददगार होता है, और ये अपने अंदर कैल्शियम के आयन को स्टोर करके रखता है। आगे देखते हैं। आगे जो सेल बॉडी है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? सॉलिड बॉडीज फाउंड स्कैटर्ड इन प्लांट सेल। ये अलग अलग शेप में दिखता है, रिबन के शेप में दिखता है, ओवल शेप में मतलब अंडाकार शेप में, और गोल आकार शेप में दिखता है। ये हुआ प्लांट सेल। इसमें ये जो ग्रीन कलर के, हरे रंग के अलग अलग फैले हुए जो तत्व दिख रहे हैं इसी को हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। अब प्लास्टिड्स जो है वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अब वो किस शेप का दिखता है? क्लोरोप्लास्ट एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो इस शेप का दिखता है। अब इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। एक प्रक्रिया हमने पहले पढ़ी हुई है कि जितने भी पेड़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। अब उस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, जिससे वो ग्लूकोज बनाता है और पेड़ों को खाना मिलता है। तो जो क्लोरोफिल जो तत्व होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से प्लांट सेल में पाया जाता है। दूसरा जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। पहला क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट को आप देखिए यहाँ पे ये इस शेप का दिख रहा है और इसमें लाल, पीले और ऑरेंज, मतलब लाल रंग, पीला रंग और नारंगी रंग से देखा जा रहा है। ये तीनों जो पाए जाते हैं ये अलग अलग पिगमेंट होते हैं जिसको हम रंगों से यहाँ दर्शा रहे हैं, और ये फल और फूल में पाया जाता है। ये जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फल और फूल में पाया जाता है। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में देखिए यहाँ पे कोई भी रंग नहीं दिख रहा है, तो ये रंग विहीन पिगमेंट होता है, इसमें कोई भी रंग का पिगमेंट नहीं होता है। अब ये किस काम में आता है? इट यूज टू स्टोर स्टार्च। स्टार्च एक तत्व होता है जो प्लांट सेल में स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट के माध्यम से उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा प्लास्टिसिड क्या है, छोटे छोटे तत्व जो बिखरे हुए प्लांट सेल के अंदर में दिख रहे हैं हरे रंग से, वो प्लास्टिड्स होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। इसके आगे हम चलते हैं। इस स्लाइड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेल के बारे में जानेंगे जिसको हम यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकार्योटिक बोलते हैं। ये जो दोनों सेल हैं इसमें हम यहाँ पे अंतर के माध्यम से सीखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, दे आर आल्सो फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस और इंसेक्ट। जो ये यूकैरियोटिक होता है ये मनुष्यों में पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया और फंगस में भी पाया जाता है। प्रोकार्योटिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। अब एक और चीज मैं आपको जो साथ में बताना चाहता हूं, जो न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं बार बार, जो यहाँ पर ये सेंटर का जो ये हिस्सा दिख रहा है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं सेल का, इसमें एक तत्व होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। अब ये जो डीएनए शब्द है ये हम बार बार देखने को हमें पड़ता है। हमने सुना है कि डीएनए होता है जिससे फॉरेंसिक जांच में मदद मिलती है। ये एक हेरेडिटरी चीज होता है। हेरेडिटरी मतलब अनुवांशिक। अब अनुवांशिक क्या होता है? अनुवांशिक मतलब जो मेरे पूर्वजों से मुझ में आया हुआ तत्व है, मुझसे मेरी अगली पीढ़ी में जाएगा, या जो पेड़ों में भी उनके पूर्वजों से आने वाला तत्व जो उनकी अगली पीढ़ी में जाता है उसे हम हेरेडिटरी तत्व बोलते हैं, जो कि हम यहाँ डीएनए से देख रहे हैं। तो जो यूकैरियोटिक कार्योटिक जो सेल है उसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर मतलब सीधा होता है, सीधा डीएनए पाया जाता है। लेकिन प्रोकार्योटिक सेल्स में ये जो सेल है वो सर्कुलर शेप का या गोला आकार का पाया जाता है। इसके बीच के अंतर को समझने के लिए यहाँ वेन डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रोकार्योटिक में होते हैं सिर्फ, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक में होते हैं, और कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो दोनों में होते हैं। जो दोनों में पाए जाते हैं उनमें है सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा काइटोप्लाज्म, तीसरा डीएनए और चौथा राइबोसोम। लेकिन जो तत्व सिर्फ प्रोकार्योटिक में पाए जाते हैं वो क्या है कि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसका जो साइज होता है वो 1 से 10 माइक्रोन होता है। मतलब प्रोकार्योटिक जो होता है वो छोटा होता है, बहुत ही छोटा, 1 से 10 माइक्रोन मीटर। और चौथा जो है वो एक सर्कुलर शेप का डीएनए फॉर्म करता है। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें मेम्ब्रेन भी होता है। ये तुलनात्मक ढंग में प्रोकार्योटिक से ज्यादा बड़े होते हैं। मतलब वहां वो 1 और से 10 माइक्रोन मीटर होता है, यहाँ पर ये 10 से 100 माइक्रोन के बीच का साइज होता है। और इसमें जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक में ये लीनियर होता है, मतलब ये सीधी पंक्ति में होता है। तो आज हमने दोस्तों बहुत सारी चीजें सीखी, समराइज कर लेते हैं उसको। पहले समझा कि सेल कोशिका क्या होती है, जंतुओं की अलग कोशिका होती है, पौधों और प्लांट की अलग कोशिका होती है। हमारे ब्लड सेल के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल देखा, मोटर न्यूरॉन, व्हाइट ब्लड सेल, स्पर्म सेल, ओवन। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा कि जो मुर्गी के अंडे में यॉक मतलब जो पीला रंग का भाग होता है वो भी एक सेल है। इसके बाद हमने देखा एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को देखा। उसके बाद हमने काइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में अंतर समझा। उसके बाद एक एक करके हमने अलग अलग सेल बॉडीज देखी जिसमें एक न्यूक्लियस,
माइटोचॉन्ड्रिया, सेल वॉल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तारकाय और तारक केंद्र मतलब सेंट्रोसम और सेंट्रियोल देखा। हमने राइबोसोम के बारे में जाना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो हिस्से होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्लास्टिसिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं और उसके मूल 3 प्रकार क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हमने यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल में अंतर जाना। इसी के साथ ये आज का सब्जेक्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।